कहानी चांदनी और तलवार का इश्क भाग एक अनचाहा बंधन। चंद्रगढ़ का राज्य अपनी वीरता और भव्यता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वहां के युवा राजा वीरेंद्र सिंह जितने शूरवीर थे उतने ही गंभीर भी। उनके चेहरे पर हमेशा एक कठोरता रहती थी। उनका जीवन केवल युद्ध, राजनीति और प्रजा की भलाई तक सीमित था। प्रेम और कला जैसी चीजों के लिए उनके जीवन में कोई जगह नहीं थी। दूसरी ओर पड़ोसी राज्य कुसुम नगर की राजकुमारी अनन्या बिल्कुल इसके विपरीत थीं। वो प्रकृति से प्रेम करने वाली, चंचल, कला प्रेमी और बेहद खूबसूरत थीं। उनकी आंखें किसी गहरी झील की तरह थीं और उनकी मुस्कान से मानो फूल खिल उठते थे। राजनैतिक संधियों के कारण राजा वीरेंद्र और राजकुमारी अनन्या का विवाह तय कर दिया गया। दोनों ने अपने अपने राज्य की भलाई के लिए इस विवाह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कोई प्रेम नहीं था। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। जब अनन्या विदा होकर चंद्रगढ़ के महल में आई तो उन्हें वो महल बहुत सूना और नीरस लगा। सुहाग रात के दिन जब राजा वीरेंद्र कक्ष में आए तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वीरेंद्र ने अपनी तलवार मेज पर रखी और बहुत ही शांत स्वर में कहा, महारानी, मैं जानता हूँ कि ये विवाह हमारी इच्छा से नहीं हुआ है। मैं एक योद्धा हूँ, मुझे प्रेम की भाषा नहीं आती, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि इस महल में आपको पूरा सम्मान मिलेगा। मैं आप पर कोई अधिकार नहीं थोपूंगा। अनन्या ने वीरेंद्र की आंखों में देखा। उन आंखों में कठोरता जरूर थी, लेकिन कोई छल नहीं था। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। उस रात दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक सम्मान की नींव जरूर पड़ गई। खामोश नजदीकियां। महीने बीतने लगे। राजा अपने राजकाज में व्यस्त रहते और रानी अनन्या महल के बाग बगीचों को संवारने में। अनन्या ने उस नीरस महल में अपनी कला और संगीत से जान डाल दी थी। एक शाम राजा वीरेंद्र अपने कक्ष की बालकनी में खड़े थे, तभी उनके कानों में एक बहुत ही मधुर संगीत की आवाज आई। उन्होंने नीचे देखा तो शाही बगीचे में रानी अनन्या वीणा बजा रही थीं। हवा से उनके बाल उड़ रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वीरेंद्र पहली बार किसी को इतनी गहराई से निहार रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वे उस संगीत और अनन्या की सुंदरता में खो गए। अगली सुबह जब अनन्या अपने कक्ष में उठी तो उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने एक बेहद दुर्लभ पारिजात का फूल रखा है। वो जानती थीं कि ये फूल केवल राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खिलता है। उन्होंने दासियों से पूछा तो पता चला कि राजा सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर कहीं गए थे। अनन्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये वीरेंद्र का बिना कुछ कहे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका था। अब ये रोज का नियम बन गया। राजा कभी कोई सुंदर कविता की किताब तो कभी कोई दुर्लभ फूल रानी के कक्ष में रखवा देते। जब भी दोनों राज दरबार या भोजन के समय मिलते तो उनकी नजरें टकराती। वीरेंद्र की नजरें अब कठोर नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी नरमी आ गई थी और अनन्या की आंखों में वीरेंद्र के लिए एक इंतजार रहने लगा था। सावन की वो बारिश। प्रेम का बीज बोया जा चुका था, बस उसे बारिश की जरूरत थी और वो बारिश भी आ गई। सावन का महीना था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अनन्या को बारिश बहुत पसंद थी। वो महल की छत पर गईं और बारिश की बूंदों का आनंद लेने लगी। वो इतनी खुश थीं कि उन्हें आसपास का कोई होश नहीं था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और अनन्या का पैर फिसल गया। इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत बाहों ने उन्हें थाम लिया। वो राजा वीरेंद्र थे। दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अनन्या वीरेंद्र की बाहों में थीं। दोनों की नजरें मिली और इस बार कोई भी अपनी नजरें नहीं चुरा सका। वीरेंद्र के चेहरे पर पानी की बूंदें थीं और उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो किसी भी युद्ध से बड़ा था। वीरेंद्र ने धीरे से अनन्या को सीधा खड़ा किया, लेकिन उनका हाथ नहीं छोड़ा। वीरेंद्र ने भारी आवाज में कहा, मैंने जीवन में कई युद्ध जीते हैं अनन्या, लेकिन तुम्हारे सामने आकर मैं अपना दिल हार गया हूँ। तुम्हारे आने से इस पत्थर के महल में और इस पत्थर के दिल में धड़कन आ गई है। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े जो बारिश की बूंदों में मिल गए। उन्होंने अपना सिर वीरेंद्र के सीने पर रख दिया। उस दिन आसमान से सिर्फ पानी नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच प्रेम बरस रहा था। विरह की तड़प। उनका प्रेम अभी परवान चढ़ ही रहा था कि राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। उत्तरी सीमा पर दुश्मनों ने एक बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र को तुरंत युद्ध के लिए निकलना था। विदाई की रात बहुत भारी थी।
अनन्या वीरेंद्र के कक्ष में आई। उनके हाथों में एक रक्षा सूत्र था। वीरेंद्र ने अपनी तलवार पहन ली थी। अनन्या ने कांपते हाथों से वो धागा वीरेंद्र की कलाई पर बांधा। वीरेंद्र ने अपने दोनों हाथों को चूमते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अनन्या, मैं लौट कर आऊंगा, सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। अनन्या ने रोते हुए कहा, मेरी जान आपके साथ जा रही है। जब तक आप नहीं लौटेंगे मैं हर रात महल की छत पर एक दिया जलाकर उस रास्ते को देखती रहूंगी जहां से आप गए हैं। वीरेंद्र युद्ध के लिए चले गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। युद्ध बहुत भयंकर था। वीरेंद्र दिन भर दुश्मनों के सिर काटते, लेकिन रात को जब वे अपने तंबू में अकेले होते तो उन्हें सिर्फ अनन्या की याद आती। वो पारिजात के फूल की खुशबू, वो बारिश का दिन, वो वीणा की धुन वीरेंद्र को पागल कर देती थी। उन्होंने एक पत्र लिखा, मेरी अनन्या, तलवारों की खनक के बीच भी मुझे तुम्हारी पायलों की झंकार सुनाई देती है। मैं यहाँ दुश्मनों से तो जीत रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यादों से रोज हार जाता हूँ। मेरा इंतजार करना। इधर अनन्या का हाल भी बुरा था। वो रोज रात को छत पर जाती और एक दिया जलाकर उस रास्ते को देखती रहती जहाँ से वीरेंद्र गए थे। उनकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। महामिलन। 6 महीने बाद आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ। चंद्रगढ़ की विजय हुई। राजा वीरेंद्र अपनी सेना के साथ वापस लौट रहे थे। शरद पूर्णिमा की रात थी। पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। महल में खबर पहुंच चुकी थी कि राजा लौट रहे हैं। पूरा महल सजाया गया था, लेकिन वीरेंद्र को किसी स्वागत की परवाह नहीं थी। जैसे ही उनका घोड़ा महल के द्वार पर पहुंचा, वे बिना किसी से मिले सीधे महल की छत की ओर भागे। छत पर अनन्या खड़ी थी। हवा चल रही थी और उनके सामने वो दिया जल रहा था जो उन्होंने वीरेंद्र के नाम का जलाया था। वीरेंद्र के कदमों की आहट सुनकर अनन्या पलटी। सामने वीरेंद्र खड़े थे। उनके कपड़ों पर धूल थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही बेइंतहा प्यार था। अनन्या दौड़कर वीरेंद्र के गले लग गईं। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये विरह का दर्द था जो आंसुओं के रूप में बह रहा था। वीरेंद्र ने अनन्या को कसकर अपनी बाहों में भर लिया, मानो डर रहे हों कि वो कहीं फिर से दूर ना हो जाए। वीरेंद्र ने अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया, उनके माथे को चूमा और कहा, मैं आ गया मेरी जान, अब इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। मैं एक राजा जरूर हूँ, लेकिन मेरा वजूद सिर्फ तुमसे है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए वीरेंद्र के सीने पर सिर रख दिया। चांदनी रात में दिए की टिमटिमाती रोशनी के बीच एक शूरवीर राजा और एक कोमल रानी का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उस रात के बाद चंद्रगढ़ ने केवल एक वीर राजा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रेमी भी देखा जिसके लिए उसकी रानी ही उसकी पूरी दुनिया थी। यहाँ एक राजा और रानी की बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। कहानी का नाम राजा की वीरता और रानी की बुद्धिमानी। बहुत पुरानी बात है। सूर्यगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम विक्रम सिंह और रानी का नाम पद्मावती था। राजा विक्रम सिंह जितने वीर और न्यायप्रिय थे, रानी पद्मावती उतनी ही चतुर, विदुषी और दयालु थी। राजा हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे और रानी राज्य के आंतरिक मामलों और प्रजा की भलाई का ध्यान रखती थी। दोनों के राज में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार सूर्यगढ़ पर एक बड़ा संकट आ गया। लगातार 3 सालों तक राज्य में बारिश नहीं हुई। राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। राजा विक्रम सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने खजाने खोल दिए ताकि दूसरे राज्यों से अनाज और पानी लाया जा सके, लेकिन खजाना भी धीरे धीरे खाली होने लगा। ये कोई स्थायी उपाय नहीं था। इसी बीच एक और मुसीबत आ गई। पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा ने सूर्यगढ़ की इस कमजोरी का फायदा उठाकर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा विक्रम सिंह को जब ये बात पता चली तो वे अपनी सेना के साथ राज्य की सीमा पर चले गए ताकि दुश्मन को रोक सके। पीछे से रानी पद्मावती ने राज्य को संभालने का जिम्मा लिया। रानी जानती थी कि अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो राज्य अंदर से ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने राजमहल के पुस्तकालय में रखे पुराने ग्रंथों और नक्शों का दिन रात अध्ययन किया। काफी खोजबीन के बाद रानी को एक पुराने नक्शे से पता चला कि सूर्यगढ़ की एक सूखी हुई पहाड़ी के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा भूमिगत जल स्रोत यानी अंडरग्राउंड रिवर है जो पत्थरों से ढका हुआ है। रानी ने तुरंत राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने प्रजा से कहा, हमारे राजा सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं,
हमें यहाँ अपने जीवन के लिए लड़ना हो। रानी ने खुद अपने हाथों में फावड़ा उठाया और उस पहाड़ी की ओर चल पड़ी। अपनी रानी को कड़ी मेहनत करते देख बूढ़े, बच्चे, जवान सभी के अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई। पूरा राज्य उस जगह की खुदाई में जुट गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन जमीन के नीचे से मोटे और ठंडे पानी की एक तेज चाल फूट पड़ी। पानी देखते ही लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरे राज्य में जश्न का माहौल हो गया। पानी मिलने से खेती में फिर से हरिधानी लौटने की उम्मीद जाग गई। दूसरी तरफ सीमा पर राजा विक्रम सिंह ने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से दुश्मन राजा की सेना की धून चटा दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। जब राजा विक्रम सिंह विजयी होकर अपने राज्य लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रजा खुश है और राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है। जब उन्हें रानी पद्मावती की बुद्धिमानी और प्रजा की मेहनत के बारे में पता चला तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राजा ने भरी सभा में रानी का सम्मान किया और कहा, एक राज्य सभी सुरक्षित और समृद्ध रह सकता है जब वहाँ के राजा के पास बाहुबल हो और रानी के पास बुद्धिमता। इसके बाद सूर्यगढ़ में फिर कभी पानी की कमी नहीं हुई। राजा की वीरता और रानी की बुद्धिमानी के किस्से युगों युगों तक सुनाए जाने लगे। कहानी की सीख: मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए। बहादुरी और बुद्धिमानी के सही तालमेल से किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।